आई एम निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग जैनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस किया था और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जहाँ तक आपके एग्जामिनेशन की बात है तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत हाई चांस होता है कि ये एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, या तो बुद्धिज़्म पे पूछ लिया जाएगा या फिर जैनिज़्म के ऊपर पूछ लिया जाएगा। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनिज़्म। हम जैनिज़्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि क्या है, नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जैनिज़्म, और इसी पे आपके एग्जामिनेशन में जो है सवाल पूछा जाता है फैक्ट्स के ऊपर ही। कॉन्सेप्ट से बहुत कम हो सकता है पूछा जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो फैक्ट्स आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक। और थर्ड जो होगा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, वो है इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ क्वेश्चन। कहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो सब टॉपिक्स वह क्या क्या है देखते हैं। अर्ली जैन लिटरेचर, हम जैन लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनता है, ठीक है। लाइफ ऑफ महावीर, महावीर के लाइफ के बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ से थे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में, इवन हायर एग्जामिनेशन जो भी आप देते हो किसी भी कॉम्पिटिशन का, तो वहाँ से डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा कंपैरिजन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, अगर आपको ये पता है तो आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुद्धिज़्म का है या फिर जैनिज़्म का है। तो अगर कंपैरिजन के साथ हम पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है स्कूल ऑफ जैनिज़्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैन काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये है आजीविका सेक्ट के बारे में, ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड नहीं, अलग ही एक सेक्ट है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो थोड़ा सा एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ कलर में, ठीक है। तो सेक्रेट बुक्स ऑफ जैनास आर कॉल्ड सिद्धांत और अगमा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि जो जैन धर्म जो है, ठीक है, जैन धर्म है, जो जैन रिलीजन है, इनके जो बुक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। जो सीक्रेट बुक्स मतलब जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं उसको बोलते हैं हम सिद्धांता। क्या बोलते हैं? सिद्धांता। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में एक बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, या उसी को अगमा बोलते हैं या अंगा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया ये सब बुक, ठीक है। तो प्राकृत लैंग्वेज में, या इसको बोलते हैं हम अर्ध मगही लैंग्वेज, ठीक है। अर्ध मगधी लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में हो सकता है आपको अर्ध मगधी लिखा हो या किसी में प्राकृत। तो प्राकृत एक स्टैंडर्ड मतलब लैंग्वेज है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो इस लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ महावीरा वॉज कॉल्ड अंगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैंने आपको बुद्धिज़्म के टाइम पे पढ़ाया था, एक बार यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। बुद्धिज़्म के टाइम पे पढ़ाया था कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में, ठीक। अब देखो कैनोनिकल टेक्स्ट जो था वो डायरेक्टली बुद्धा से रिलेटेड था, वो चीज़, ठीक है। यानी कि जो बुद्ध डायरेक्ट जो प्रीच करते थे या फिर जो डायरेक्टली वो बताते थे लोगों को, वो कैनोनिकल टेक्स्ट में दिया गया जाता था, ठीक है। तो उसी को बोलते थे कैनोनिकल टेक्स्ट, यानी कि जो बुद्धा के लाइफ से या उनसे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उनको हम बोलते थे कैनोनिकल टेक्स्ट। और जो कमेंट्रीज है या फिर समरीज है जो उनको बाद में एक्सप्लेन करता है, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम बोलते थे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो महावीर ने प्रीच किया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंगा, ठीक है। तो ये सिमिलर है कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सिमिलर है किससे?
अंगा से, ठीक है। वहाँ पे बुद्ध से जो डायरेक्टली रिलेटेड था उसको हम बोलते थे कैनोनिकल टेक्स्ट, और यहाँ पे जो महावीर से डायरेक्टली रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम अंगा, ठीक है। ये बुक का एक तरीके से नाम दिया गया है। तो आपको इसमें दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। जो सेक्रेट बुक्स हैं जैनिज्म के वो है सिद्धांता, है उसको बोलते हैं क्या नाम है, सिद्धांता या अगमा। ये देखो अंगा अलग है और अगमा अलग है, ठीक है। और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और जो डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ महावीर है उसको बोलते हैं अंगा, ठीक। ये तीन चीज़ आपको, तीन फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछा गया है अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लाइफ ऑफ महावीर के बारे में, ठीक। तो महावीरा इज कंसीडर्ड 24th तीर्थंकरा और जिना, ठीक है। अब समझते हैं पहले तीर्थंकर होता क्या है, ठीक है, किसे बोलते हैं या फिर जिना, ठीक है। तो जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पता होगा सिख गुरु के बारे में, ठीक है। सिख गुरु के बारे में पता होगा कि फर्स्ट सिख गुरु कौन थे, सेकंड कौन से, टेंथ सिख गुरु कौन थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुरु का, ठीक है, उसी से आप रिलेट कर पाओ। तीर्थंकर मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है उस रिलीजन का, या जो जिसका काम होता है लोगों को मैसेज देना, लोगों को सिखाना, उसे बोलते हैं हम तीर्थंकर्स, ठीक है, या जिना। मतलब ये इक्वल टू गॉड, या इवन जैनिज्म में तो इवन जो जिना थे उनको गॉड से भी ऊपर माना गया है, तो गॉड को वो जिना से नीचे समझते थे। तो तीर्थंकर कहने का मतलब होता है जो उस रिलीजन में सबसे ऊपर पोजीशन को होल्ड करता है, उनका काम होता है लोगों को बताना, ठीक है, क्या सही क्या गलत है, तो उसको हम बोलते हैं तीर्थंकर, ठीक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये समझ लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल तीर्थंकर्स हुए वो है 24, ठीक। तो सबको आपको याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूं आपको सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है, कभी कभी पूछता है ऋषभ देव, क्या है, ऋषभ देव, ठीक है। तो ये फर्स्ट थे और फाउंडर थे जैन मतलब रिलीजन का, ठीक। और इनका जो एम्बलम था या इनका जो सिंबल होता था, यानी एक सिंबल से उनको हम दिखाते थे, ठीक है, सिंबल दिया जाता था उनको, तो उनका सिंबल था कौन सा, बुल, ठीक है। तो पूरा आपको याद नहीं रखना है। फिर आपको महावीर जो थे, जो बहुत ही सबसे फेमस हुए, 24th थे, यानी कि लास्ट थे, 24 के बाद कोई नहीं बना उसके बाद। आपको 23rd याद रखना है। 23rd कौन से थे आपके एग्जामिनेशन में जो पूछता है, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक है। और इनका जो सिंबल था वो था स्नेक का, ठीक है। और 24th जो हुए तीर्थंकर वो कौन थे, महावीर, और महावीर का क्या सिंबल था, लायन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ये तीन याद रखना है। इवन 22nd भी कभी कभी पूछता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ, ये 22nd तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। महावीर का याद रखना फर्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महावीर हर एक को पता होता, तो फर्स्ट आपको ऋषभ देव के बारे में पता होना चाहिए और इनका सिंबल क्या है, ठीक। ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, महावीर जो थे बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी कि बुद्धा और महावीर दोनों एक साथ एक ही समय पे अपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे थे, ठीक है। बॉर्न इन 599 BC, विलेज नेम कुंदल ग्राम, ठीक है, कुंदा ग्राम या कुंदल ग्राम कुछ भी लिखा हो सकता है, नियर वैशाली, ठीक। ही वॉज बोर्न फ्रॉम ए जैंतिया क्लैन, ठीक है, जंत्रिया क्लैन या जैंतिया क्लैन कहीं कहीं लिखा होता है, क्योंकि ये अर्धमगधी लैंग्वेज है, तो प्राकृत में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है, और हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो अलग होता है। एंड हिज मदर त्रिशाला वॉज लिक्ष्वी किंग चेतका सिस्टर, ठीक है। तो ये यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, यहाँ पे स्टेटमेंट बदल दिया गया था, लिक्ष्वी किंग चेतकास मदर लिख देता, कभी कभी सिस्टर लिख देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महावीर की माँ थी, ठीक है, त्रिशाला जिनका नाम त्रिशाला था, ठीक है, और लिक्ष्वी किंग चेतका, यानी चेतका जो किंग थे, ठीक है, उनकी बहन थी ये। तो आप देख रहे हो ये क्षत्रिय क्लैन से आते थे, बुद्ध भी जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से ही आते थे। और मैंने आपको बुद्धिज्म के टाइम पे पढ़ाया था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब जो रिलीजन है इसका उद्गम कैसे हुआ, यानी कि ये स्टार्ट कैसे किया इन्होंने, क्योंकि ये ब्राह्मण सुपीरियॉरिटी थी उस टाइम पे सोसाइटी में, उनसे ये लोग परेशान हो गए थे कि ब्राह्मण से क्यों सुपीरियर है, तो इन्होंने एक अलग अलग रिलीजन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक रीजन था, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये वन ऑफ द मेन रीजन था, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है ही पास्ड अवे इन 527 BC एट पावापुरी नियर पटना, ठीक है। तो पावापुरी एक जगह है बिहार में, ठीक है, वहाँ पे इनका निधन हो गया था, यानी कि ये मर गए थे, मतलब डेथ हो गया था इनका।
तो आपको डेट याद रखना है, ये 599 BC एंड 527 BC बहुत इंपॉर्टेंट है। और जगह का नाम पावापुरी, ठीक है, ये बिहार में है। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, दोनों चीज़, यहाँ से सवाल बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत डिटेल में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि आपको याद होना चाहिए चीज़, ठीक है। फर्स्ट जो है अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट है, सेकेंड है सायदवाद, न्यायवाद एंड त्रिरत्न एंड पंच महावर्त एंड अहिंसा। तो अहिंसा आपको पता है क्या होता है, ठीक है। बाकी चार के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अनेकांतवाद क्या होता है। तो अनेकांतवाद होता है, ये बात करता है बेसिकली, अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता है ये, ठीक है। एक कहानी है जैनिज्म में ही, ठीक है, कि 3-4 लोग थे, उनके आंखों में क्या होता है, पट्टी बांध देते हैं वो, ठीक है, ब्लैक पट्टी, ताकि वो देख नहीं पाए, ठीक। और एक हाथी होता है, तो उनको पूछते हैं 4-5 लोगों से कि बताओ कि हाथी कैसा है, ठीक है, उनका शेप साइज, मतलब आपको बताना है कंप्लीट हाथी किस तरीके से है। तो एक इंसान पूछ पकड़ता है तो बोलता है हाथी का जो मतलब साइज है, ठीक है, वो लॉन्ग है, ठीक है, इस तरीके से। कोई सूंड की तरफ होता है तो वो बोलता है इस तरीके से राउंड है, कोई पेट की तरफ देखता है तो बोलता है कि मतलब ओवल शेप का है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो है 5 लोग अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव को बोलते हैं हम अनेकांतवाद, किसी एक चीज़ को लेकर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उसी थ्योरी को हम बोलते हैं अनेकांतवाद। और ये जैनिज्म का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, ठीक है। तो हर एक जो व्यू पॉइंट होता है वो अलग, एक ही चीज़ के लिए हो सकता है, अलग अलग हो, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं अनेकांतवाद। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है शायदवाद का, ठीक है, कि शायदवाद क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी, ठीक है, मतलब शायद, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना शायद हो सकता है। और इसका ये कहा गया है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, अगर ऐसे समझाऊं, अगर पहले लैंग्वेज में डिफाइन करके, तो ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, ठीक है, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास होती है वो हर एक टाइम पे सही या गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी एक टाइम पे वो सही हो सकता है किसी एक टाइम पे गलत भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं रियल लाइफ से, जैसे कि कोई जजमेंट होता है, ठीक है, कोई जजमेंट है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको गलत कर दिया, ठीक है। जैसे सेम सेक्स मैरिज का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। और सुप्रीम कोर्ट, हालांकि अभी इस पर कोई मतलब इसके अगेंस्ट में जजमेंट आया कि नहीं होना चाहिए मैरिज, ठीक है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे, आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये चीज़ अलाउ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट इसे रिवर्स कर दे, ठीक है। तो यही कहा गया, शायदवाद का कॉन्सेप्ट यही समझाता है कि हर चीज़ हर एक टाइम फ्रेम में सही या गलत हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आज सही हो कल गलत हो जाए, या आज गलत हो कल सही हो जाए। तो ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ मे भी, शायद सही हो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट की बात नहीं करता है, ये क्या करता है, एब्सोल्यूट की बात नहीं करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। जैसे आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर फिलॉसफी में इसको देखा जाता है तो इसको समझाता हूँ कि जैसे 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, टाइम, ठीक, प्लेस एंड पर्सन। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आर्मी ऑफिसर है, वो किसी टेररिस्ट को किल करता है, यानी कि मार देता है। तो उसके बदले में उसके अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड देते हैं हम उसको, मेडल्स देते हैं, ठीक है। लेकिन वही एक नॉर्मल इंसान अगर किसी को मार दे तो हम उसे पनिशमेंट देते हैं। तो देखो जो एक्शन है यहाँ पे, जो एक्शन तो सेम है ना, किल करना किसी को, लेकिन एक जगह आप अवार्ड दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, मेडल्स दे रहे हो, दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि टाइम अलग है, ठीक है, टाइम फ्रेम, आप किसी अलग टाइम फ्रेम में हो,
प्लेस अलग है, एक जहाँ पे बॉर्डर एरियाज है या फिर मतलब जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है वो एरिया है, और पर्सन यानी कि जो ड्यूटी है आपका वो अलग है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पे वैरी करता है कि कोई चीज़ गलत है या सही है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है शायदवाद का वही दिखाने की कोशिश करता है, ठीक। तो पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। आई थिंक आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यायवाद थर्ड जो होता है, न्यायवाद, ये किसका क्या होता है, इसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज सही है या गलत है, ठीक है, हो सकता है मान चलो कोई चीज सही हो, हर एक लोग उसको बोल रहे हैं कि सही है, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट हो सकता है कि वो बोले कि ना ये चीज गलत है, ठीक है। एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होना। देखो ये थोड़ा सा अनेकांतवाद से सिमिलर है, लेकिन अनेकांतवाद में क्या होता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी एक चीज को लेकर के। यहाँ पे क्या है न्यायवाद में कि हो सकता है आउट ऑफ 100 पीपल 99 पीपल आर सेइंग कि ये चीज सही है, लेकिन 1 पीपल जो है, एक पीपल इज सेइंग कि ये चीज गलत है। तो उस स्टैंड पॉइंट को भी समझना जैनिज्म का एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर मान के चलो 100 पीपल हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि मान के चलो ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक उसमें से 99 लोग बोल रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, एक लोग बोल रहा है कि नहीं ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस एक इंसान का पर्सपेक्टिव को समझना, उसको जानना, उसको रिकग्नाइज करना, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट कहता है न्यायवाद का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है त्रिरत्न, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी आने वाले मतलब स्लाइड में आएगा वो। फिर पंच महावर्ता, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस वाला, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं त्रिरत्ना के बारे में। तो त्रिरत्ना बात करता है राइट फेथ, ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट के बारे में। तो ये त्रिरत्ना है, और इस जैनिज्म में माना गया है कि इन त्रिरत्ना को अचीव करने के लिए, ठीक है, आपको पंच महावर्ता, ठीक है, इसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे कि बुद्धिज्म में अष्ट अंगिका मार्ग था ना, उसी तरीके से यहाँ पे पंच महावर्ता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। देखो दोनों बहुत काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, बट टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत जो फिलॉसफी है वो अलग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो कोर क्रक्स है वो सेम ही है, ठीक। तो अब हम पंच महावर्ता की तरफ देखते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। अब देखो पंच महावर्ता, आपको त्रिरत्ना को अचीव करने के लिए ये पंच महावर्ता को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट कौन सा है, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसावादी, ठीक है। और इसी को अहिंसा, जैसे ये इनके ऑब्जेक्टिव में भी है, फिलॉसफी में भी है अहिंसा, ठीक। दूसरा है ट्रुथ, सच्चाई। थर्ड है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी ये सब नहीं करना आपको। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को आपको फॉलो करना है। और तीसरा है नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब आपको किसी से ब्राइब नहीं लेना है, आपको किसी कोई दे रहा है आपको गिफ्ट, वो आपको नहीं लेना है। तो ये होता है नॉन अटैचमेंट से रिलेटेड है ये चीज़। और सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य, ठीक। जैनिज्म में ये भी कहा गया है, जैनिज्म जो है एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करता है। क्या करता है, एक्सट्रीम पाथ। जैसे कि अगर आप में स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कहता है कि आप सिर्फ शाकाहारी भोजन करोगे, ठीक है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स को प्रोहिबिट करता है ये। तो ये सब जो है एक्सट्रीम की बात करता है जैनिज्म जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वहीं पे अगर बुद्धिज्म की बात करूँ तो बुद्धिज्म जो है मिडल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म में भी बोला गया कि आप वेजिटेरियन फूड ही खाओ, लेकिन उन्होंने नॉन वेजिटेरियन को बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। तो ये पंच महावर्ता था, इसमें आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये 5 आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और कैसे पूछेगा, कोई 4 आपका मतलब 3, अगर 4 ऑप्शन है तो 3 कोई देगा, एक हटा अलग से कुछ दे सकता है, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट डाल देगा। तो आपको ये पता करना है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए 5 का 5।
अब हम देखते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन में सवाल यहाँ से आ सकता है। ठीक, तो फर्स्ट है, दो सेक्ट है बेसिकली, बाकी सब सेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेवेंट नहीं है। तो जो दो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है वो है दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दोनों को हम समझते हैं कि क्या क्या यहाँ से सवाल कैसे एग्जामिनेशन में आएगा, वो भी हम देखेंगे साथ में। तो फर्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी। ठीक है, जो दिगंबर्स होते थे, ठीक है, वो नेकेड रहते हैं। अभी भी आप देखोगे जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं, जैनिज्म को मानते हैं, वो न्यूड होते हैं, मतलब वो कपड़ा नहीं पहनते हैं वो। ठीक है, तो अभी भी फॉलो करते हैं, अभी भी आप किसी किसी को देखोगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक, मेन लीडर जो इनके जो प्रोपोगेटर्स थे वो कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु जो थे, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो दिगंबर सेक्ट के जो लीडर हैं, यानी उनको प्रोपोगेट करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो वो है भद्रबाहु का। डिड नॉट एक्सेप्ट वुमेन लिबरेशन। देखो क्या होता था जैनिज्म में, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तीर्थंकर का, तीर्थंकर के बारे में बताया था। तो जो दिगंबर सेक्ट के लोग थे ना, वो विमेन तीर्थंकर को नहीं मानते थे। उनको लगता था कि विमेन जो है उनको रीबर्थ लेना होगा, रीबर्थ लेना होगा किसमें? मेल में। फिर जाके वो उस जन्म में जो है मेल मतलब जब बनेंगे तब वो तीर्थंकर के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, उनका मानना था कि जो विमेन है वो न्यूड नहीं रह सकती है, तो इसलिए उनको वो इंक्लूड नहीं करते थे उसमें। महावीरा नेवर मैरिड। वो मानते थे कि महावीर की शादी कभी हुई ही नहीं है। लेकिन अगर श्वेतांबर की बात करूं, ओवरऑल जैनिज्म में पढ़ोगे कि महावीर की शादी भी हुई थी। तो लेकिन जो दिगंबर सेक्ट के लोग थे वो मानते थे कि महावीर कभी भी मैरिड नहीं थे। ठीक, ओनली टू पोजेशंस, रजोहरना, ठीक है, एंड कमंडलू। रजोहरना क्या था? पीकॉक, एक पीकॉक, एक आप झाड़ू जैसा होता है उनके पास, पीकॉक का फीदर जो होता है ना, मतलब पंख, ठीक है, वो रखते हैं अपने साथ कि जहां भी बैठते हैं पहले उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, और एक कमंडलू यानी कमंडल होता है उनके पास, जिसमें पानी वगैरह वो रखते हैं, पानी, ठीक है, वाटर के लिए। तो बेसिकली वो दो ही चीज़ रखते हैं, बाकी वो न्यूड होते हैं कंप्लीटली। ये दो चीज़ वो कैरी करते हैं हमेशा अपने साथ। वहीं पे अगर श्वेतांबर की बात करूं तो कंप्लीट न्यूडिटी इज नॉट एसेंशियल टू अटेन लिबरेशन। उनका मानना है कि कंप्लीट न्यूडिटी जो है, नंगा रहना, ये लिबरेशन के लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं वो। ठीक है, लेकिन तो वो क्या करते हैं, एक वाइट क्लॉथ जो है अपने पास रखते हैं, मतलब पहनते हैं वो। बहुत ज़्यादा कपड़ा वो भी नहीं पहनते हैं, बस एक वाइट क्लॉथ पहनते हैं। ठीक, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु। स्थलबाहु इसके मेन प्रोपोगेटर थे। एक्सेप्टेड फीमेल एज जीना, और उन्होंने एक मतलब फीमेल को भी जीना कंसिडर करते थे वो लोग। और एक ही फीमेल अभी तक तीर्थंकर बनी है। ठीक है, और उसका नाम क्या था? माली। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल। ठीक है, ओनली फीमेल तीर्थंकर कौन थी? माली। ठीक है, 14 पोजीशन, जैसे कि इनके पास दो होते थे, ये बाकी और कुछ कुछ रखते, जैसे कपड़ा उनके पास होता था, कमंडल होता था, और भी कुछ चीज़ें जो उनके बेसिक नेसेसिटी है वो अपने पास रखते हैं। टोटल 14 पोजीशन इनको पोजीशन मतलब 14 चीज़ वो मतलब अपने पास रख सकते हैं, मतलब डे टू डे यूज़ के लिए। ठीक, तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट था दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में, बेसिक सा डिफरेंस है। आपको इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लीडर के बारे में, भद्रबाहु और स्थलबाहु के बारे में। ये दोनों आपको पता होने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। वैसे भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, बुद्धिज्म में मैंने आपको करवाया था कि बुद्धिज्म का क्या फिलॉसफी है, जैनिज्म का क्या फिलॉसफी है, वो अभी हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा लास्ट में हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जैनिज्म देखते हैं। बोथ रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदा। वेदा का जो सेक्रीफिशियल सेरेमनी हुआ करता था, ब्राह्मण का सुप्रीमेसी था, उनको ये सब रिजेक्ट करते थे, चाहे वो जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो। पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वीमेन। जैसे कि आपको पता होगा कि वैदिक कल्चर में, स्पेशली जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम था, वहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो बुद्धिज्म या जैनिज्म का फिलॉसफी है, उन्होंने मेन एंड वीमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया। ठीक है, दोनों में फिलॉसफी में। प्लेसेस द गॉड लोअर देन जीना। मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म में क्या है, जीना जो होते थे, ठीक है, वो गॉड से भी ऊपर माना जाता था उनको। ठीक, तो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते थे जैनिज्म में। ठीक है, लेकिन जीना उनसे ऊपर होते थे, जीना के बाद गॉड आते थे। ठीक है, दो इट रिकग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो एग्जिस्टेंस में मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जीना से ऊपर नहीं है, जीना गॉड से भी ऊपर है। एक्सट्रीम पाथ, मैंने बताया था कि कैसे एक्सट्रीम पाथ है। ठीक, जैसे ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
और न्यूडिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये दिखाता है कि जैनिज्म का जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम की तरफ है। अब वहीं बात करते हैं बुद्धिज्म को लेकर के, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्राह्मण्स, जो कि दोनों करते थे, ठीक है, इन्होंने भी वेदा को रिजेक्ट किया था, ठीक। कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, और ये वन ऑफ द रीजन था बुद्धिज्म का उद्गम होने का, बुद्धिज्म का स्टार्ट होने का, ठीक। रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड, ये गॉड के आइडिया को नहीं मानते थे, ये आत्मा में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, ये सब में बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है सोल इज ए मिथ, ठीक है, आत्मा एक मिथ है। इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन, जो बुद्धिज्म थे ये कर्मा में बिलीव करते थे, कर्म, ठीक है, लेकिन कर्म करने में दो इंग्रेडिएंट होता है, एक होता है इंटेंशन आपका, ठीक है, और दूसरा होता है एक्शन। जैसे लॉ में भी अगर आप पढ़ोगे कि एक होता है मेंस रियस एंड एक होता है एक्टस रियस, ठीक है। तो मेंस रिया जो होता है वो बेसिकली इंटेंशन की बात करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। तो ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के टाइम से ही है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म मेंस रिया में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, भले ही आपका एक्शन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन एक्शन गलत क्यों है, अगर इंटेंशन सही है, अगर एक्शन गलत है तो उसे सही माना जाता था, ठीक है। और ये मिडल पाथ में बिलीव करते थे, यानी कि बैलेंस, बीच वाले रास्ते में, बहुत ऑस्टियर लाइफ नहीं जीने को कहते थे, बहुत ही जैसे डिफ़िकल्ट लाइफ नहीं जीना उनको, मतलब ये नहीं प्रोपोगेट करते कि बहुत डिफ़िकल्ट, आप नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हो, मैरिड लाइफ भी जी सकते हो, और बुद्धिज़्म को साथ साथ फॉलो भी कर सकते हो। तो ये था बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म में कंपैरिजन। और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आजीविका सेक्ट के बारे में, ठीक है। वैसे पूछेगा नहीं लेकिन जान लो थोड़ा सा। जो इसके फाउंडर थे, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, मक्खाली गोसाला या गोसला, जो भी बोलो, ठीक है, ये इनके फाउंडर थे। और इनका जो फिलॉसफी था ना, ये कर्म वर्म में बिलीव नहीं करते थे, डिड नॉट बिलीव इन कर्मा, ठीक है, ये कर्म में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि हर एक चीज जो है प्री डेस्टिन्ड है, मतलब पहले से सब कुछ तय है कि यही होना है, बस हम जी रहे हैं, बस मतलब यहाँ पे अपना अपना जो रोल अदा कर रहे हैं, बाकी जो पहले से होना होगा वही होगा, ठीक है। कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, ये सब कॉन्सेप्ट में आजीविका सेक्ट के लोग नहीं मानते थे, ठीक है। तो बेसिक सा ये आपको पता होना चाहिए था ये तीनों के बारे में। जैसे बुद्धिज़्म हमने कर लिया, जैनिज्म कर लिया, और आजीविका सेक्ट भी कर लिया। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपको ध्यान किस किस चीज़ पे देना है, आपको काउंसिल पे ध्यान देना है दोनों के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स थे उन पे ध्यान देना है, ठीक है। प्रेसिडेंट थे उन पे ध्यान देना है, और जो फिलॉसफी है, ठीक है, उस पे ध्यान देना है। तो बेसिकली यहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में देख लो। और जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, डेट ऑफ बर्थ ऑफ बुद्ध एंड महावीर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का मतलब बहुत हाई चांस होता है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।